करीब आकर आहिस्ता से कहा, एक ईसाई लड़की का काला पता हो जाना इतना अहम वाकया नहीं, मगर अहम यह है कि फख्रुल मिस्री नाम का कमांदार भी रात से लापता है। रात के संतरियों ने बताया है कि वो लड़कों के खीमे तक गया था, वहां से जख्मियों के खीमों की तरफ गया और फिर कहीं नजर नहीं आया। रात वो गिश्त पर निकला था। अली बिन सफियान ने जरा सोचकर कहा, यह इत्ला सुल्तान तक अभी न जाए। रात के इस वक्त के तमाम संतरियों को इकट्ठा करो। जब फख्र गिश्त पर निकला था, इसने सुल्तान अय्यूबी के मुहाफिज दस्ते के कमानदार से कहा कि कल सुल्तान के साथ जो मुहाफिज साहिल तक गए थे, उन्हें लाओ। वो वहीं थे। चारों सामने आ गए तो अली बिन सफियान ने उन्हें कहा, कल जहां तुमने ताजिरों और लड़कियों को देखा था, वहां फौरन पहुंचो। अगर वो ताजिर अभी तक वहीं हैं तो उन्हें हिरासत में ले लो और मैं मेरा इंतजार करो, और अगर वो जा चुके हों तो फौरन वापस आओ। मुहाफिज रवाना हो गए तो अली बिन सुफियान लड़कियों के खैमे तक गया। 6 लड़कियां बाहर बैठी थीं और संतरी खड़ा था। अली बिन सुफियान ने लड़कियों को अपने सामने खड़ा करके अरबी जबान में पूछा, वो लड़की कहाँ है? लड़कियों ने एक दूसरी के मुंह की तरफ देखा और सर हिलाया। अली बिन सफियान ने कहा, तुम सब हमारी जबान समझती हो। लड़कियां उसे हैरान सा हो के देखती रहें। अली उनके चेहरों और डेल डूल से शक में पड़ गया था। वो लड़कियों के पीछे जा खड़ा हुआ और अरबी जबान में कहा, इन लड़कियों के कपड़े उतारकर नंगा कर दो और 12 वहशी किस्म के सिपाही बिला लाओ। तमाम लड़कियां बदक कर पीछे को मड़े। 2-3 ने बेक वक्त बोलना शुरू कर दिया। वो अरबी जबान बोल रही थीं। लड़कियों के साथ तुम ऐसा सलूक नहीं कर सकते। एक ने कहा, हम तुम्हारे खिलाफ नहीं लड़ेंगे। अली बिन सफियान की हंसी निकल गई। इसने कहा, मैं तुम्हारे साथ बहुत अच्छा सलूक करूंगा। तुमने जिस तरह एक ही धमकी से अरबी बोलनी शुरू कर दी है, अब बगैर किसी धमकी के ये बता दो कि 7वें लड़की कहाँ है। सबने लाइल्मी का इजहार किया। अली ने कहा, मैं इस सवाल का जवाब लेकर रहूंगा। तुमने सुल्तान पर जाहिर किया है कि तुम हमारी जबान नहीं जानते। अब तुम हमारी जबान हमारी तरह बोल रही हो। क्या मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? उसने संतरी से कहा, नहीं, खीमे के अंदर बैठा दो। रात के संतरी आ गए थे। फख्रुल मिस्री के गश्त के वक्त के संतरियों से अली बिन सफियान ने पूछ-गुछ की। आखिरकार लड़कियों के खीमे वाले संतरी ने बताया कि फख्र रात उसे यहां खड़ा करके जख्मियों के खीमों की तरफ गया था। थोड़ी देर बाद उसे उसकी आवाज सुनाई दी, कौन हो तुम? नीचे आओ। संतरी ने उधर देखा तो अंधेरे में उसे कुछ भी नजर न आया। सामने मिट्टी के टीले पर इसे एक आदमी का साया नजर आया और वो साया वहीं गायब हो गया। अली बिन सफियान फौरन वहां गया। ये टीला साहिल के करीब था। उसकी मिट्टी रेतली थी। एक जगह से साफ पता चल रहा था कि वहां कोई ऊपर गया है। वहां जमीन पर 2 किस्म के पांव के निशान थे। एक निशान तो मर्द का था जिसने फौजियों वाला जूता पहन रखा था। दूसरा निशान छोटे जूते का था और जनाना लगता था। जमीन कुची और रेतली थी। जनाना निशान जिधर से आया था, अली बिन सफियान उधर को चल पड़ा। यह निशान उसे इस खीमे तक ले गए जहां मूबी रावण से मिली थी। इसने खीमे का पर्दा उठाया और अंदर चला गया। इसकी चेहरा शुनास निगाहों ने जख्मी कैदियों को देखा। सबके चेहरे पहचाने। रावण बैठा हुआ था। उसने अली बिन सफियान को देखा और फौरन ही करके अपने आप को इस तरह पेश किया जैसे उसे दर्द का अचानक दौरा पड़ा हो। अली ने उसे कुंधे से पकड़कर उठा लिया और खेमे से बाहर ले आया। इससे पूछा, रात को एक कैदी लड़की इस खेमे में आई थी, क्यों आई थी? इब्न उसे ऐसी नजरों से देखने लगा जिनमें हैरत थी और ऐसा तासर भी जैसे वो कुछ भारी न हो। अली बिन सफियान ने आहिस्ता से कहा, तुम मेरी जबान समझते हो दोस्त। मैं तुम्हारी जबान समझता हूं, बोल सकता हूं, लेकिन तुम्हें मेरी जबान है, मैं जवाब देना होगा। रावण उसका मना देखता रहा। अली ने संतरी से कहा, उसे खीमे से बाहर रखो। अली बिन सफियान खीमे के अंदर चला गया और कैदियों से उनकी जबान में पूछा, रात को लड़की उस खीमे में कितनी देर रही थी? अपने आप को अजीत में न डालो। सब चुप रहे, मगर एक और धमकी से एक जख्मी ने बता दिया कि लड़की खीमे में है आई थी और रावण के पास बैठी या लेटी रही थी। ये जख्मी समंदर से जलते जहाज से कूदा था। उसने आग का भय और पानी का भी कहर देखा था। वो अनबार जी नहीं,
जितना खौफजदा था। वो किसी और मुसीबत में पड़ने के लिए तैयार था। इधर सलेबियों ने भी जासूस और तखरीबकारी का इंतजाम मजबूत करना शुरू कर दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी के दूर के वाक़यात निगारों की तहरीरों में एक शख्स सैफुल्लाह का जिक्र इन अल्फाज में आता है कि अगर किसी इंसान ने सुल्तान अय्यूबी की इताअत की है तो वो सैफुल्लाह है था। सुल्तान अय्यूबी के गहरे दोस्त और दस्त रास्त बहाउद्दीन शदाद की इस डायरी में, जो आज भी अरबी जबान में महफूज है, बैत अल्लाह का जिक्र जरा तफसील से मिलता है। शख्स जिसका नाम किसी बाकायदा तारीख में नहीं मिलता, सलाहुद्दीन अय्यूबी की वफात के बाद 17 साल जिंदा रहा। वाक़ई नुगार लिखते हैं कि उसने उम्र के ये आखिरी 17 साल सुल्तान अय्यूबी की कब्र की मुजावरी में गुजारे थे। इसने वसीयत की थी कि वो मर जाए तो उसे सुल्तान के साथ दफन किया जाए, मगर सैफ अल्लाह की कोई हैसियत नहीं थी। वो एक गुमनाम इंसान था जिसे आम कब्रिस्तान में दफन किया गया, और वो वक्त जल्दी ही आ गया कि इस कब्रिस्तान पर इंसानों ने बस्ती आबाद कर ली और कब्रिस्तान का नाम वो निशान मिटा डाला। तारीखी लिहाज से सैफुल्लाह की अहमियत ये थी कि वो समंदर पार से सलाहुद्दीन अय्यूबी को कत्ल करने आया था। इस वक्त उसका नाम मेगना नामारियोस था। उसने इस्लाम का सिर्फ नाम सुना था। उसे कुछ इल्म नहीं था कि इस्लाम कैसा मजहब है, इंसानी गोशत खाने का आदी है। लिहाजा मेगना नामारियोस जब कभी मुसलमान का लफ्ज़ सुनता था तो वो नफरत से थूक कर दिया करता था। वो बेमिसाल जरात का मजाहिरा करते हुए जब सलाहुद्दीन अय्यूबी तक पहुंचा तो मेगना नामारियोस कत्ल हो गया और उसके मुर्दा वजूद से सैफुल्लाह ने जन्म लिया। तारीख में ऐसे हकमरानों की कमी नहीं जिन्हें कत्ल किया गया या जिन पर कातलाना हमले हुए, लेकिन सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी तारीख की इन मादूदे चंद शख्सियात में से है जिन्हें कत्ल करने की कोशिशें दुश्मनों ने भी की और अपनों ने भी, बल्कि अपनों ने उसे कत्ल करने की गैरों से ज्यादा साजिशें की। ये अमर अफसोसनाक है कि सुल्तान अय्यूबी की दास्तान ईमान फरूशी के साथ साथ ईमान फरूशों की कहानी भी चलती है। इसीलिए सलाहुद्दीन अय्यूबी ने बारहा कहा था, तारीख इस्लाम वो वक्त जल्दी देखेगी जब मुसलमान रहेंगे तो मुसलमान ही, लेकिन अपना ईमान बीच डालेंगे और सलीबी उन पर हुकूमत करेंगे। आज हम वो वक्त देख रहे हैं। सैफ अल्लाह की कहानी इस वक्त से शुरू होती है जब सुल्तान अय्यूबी ने सलीबियों का मुतहद बीढ़ा बहेरा रूम में नजर आबू आतिश किया था। उनके कुछ बहरी जहाज बीच कर निकल गए थे। सुल्तान अय्यूबी बहेरा रूम के साहिल पर अपनी फौज के साथ मौजूद रहा और समंदर में से जिंदा निकलने वाले सलीबियों को गिरफ्तार करता रहा। इनमें 7 लड़कियां भी थीं जिनका तफसीली जिक्र आप पढ़ चुके हैं। मिस्र में सुल्तान की सौडानी सिपाह ने बगावत कर दी जिसे सुल्तान ने दबा लिया। उसे सुल्तान जंगी की भेजी हुई कमक भी मिल गई। वो अब सलीबियों के अजाइम को खत्म करने के मंसूबे बनाने लगा। बहरा रूम के पार रूम शहर के मुजाफात में सलीबी सरबराहों की कॉन्फ्रेंस हो रही थी। इनमें शाह गेस्ट था, शाह रिमांड और शहनशाही हफ्तम का बाई रॉबर्ट भी। इस कॉन्फ्रेंस में सबसे ज्यादा कहरो गजब में आया हुआ एक शख्स था जिसका नाम इमलरिक था। वो सलीबियों के इस मुतहद बीड़े का कमांडर था जो मिस्र पर फौजकशी के लिए गया था, मगर सलाहुद्दीन अय्यूबी उन पर नागहानी आफत की तरह टूट पड़ा और इस बीड़े के एक भी सिपाही को मिस्र के साहिल पर कदम न रखने दिया। मिस्र के साहिल पर जो सलीबी पहुंचे वो सुल्तान अय्यूबी के हाथ में जंगी कैदी थे। सलीबियों की कॉन्फ्रेंस में इमलरिक के होंठ कांप रहे थे। इसका बीड़ा गरक हुए 15 दिन गुजर गए थे। वो 15वें दिन उटली के साहिल पर पहुंचा था। सुल्तान अय्यूबी के आतिशें तीर अंदाजों ने उसके जहाज को तबाह कर दिया था। सुल्तान अय्यूबी के तीर अंदाजों ने इसके जहाज के बादबान और मस्तूल जला डाले थे। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि उसके मिलाहों और सिपाहियों ने आग पर काबू पा लिया था और वो जहाज को बचा सके थे, मगर बादबानों के बगैर जहाज समंदर पर डुलता रहा। फिर तूफान आ गया। इसके बीचने की कोई सूरत नहीं रही थी। बहुत से कुछे जहाज और कश्तियां इस तूफान में गरक हो गईं। ये एक मोजिज़ा था कि एमलर्क का जहाज डूलता भटकता डूब डूब कर अभरता उटली के साहिल पर जा लगा। इसमें उसके मिलाहों का भी कमाल शामिल था। उन्होंने जहाज को काबू में रखा था। साहिल पर पहुंचते ही उसने उन तमाम मिलाहों और सिपाहियों को बेदरीग इनाम दिया।
सलीबी सरबराह वहां उसके मुंतजर थे। वो इस पर गौर करना चाहते थे कि उन्हें धोखा किसने दिया है। जाहिर है कि शक सोडानी सालार नाजी पर ही हो सकता था। इसी के खत के मुताबिक उन्होंने हमले के लिए बीड़ा रवाना किया था, मगर उनके साथ नाजी का तहरीरी राबिता पहले भी मौजूद था। उन्होंने नाजी के इस खत की तहरीर पहले 2 खतों से मिलाई तो उन्हें शक हुआ कि यह कोई गड़बड़ है। उन्होंने काहिरा में जासूस भेज रखे थे, मगर उनकी तरफ से भी कोई इत्तला नहीं मिली थी। उन्हें यह बताने वाला कोई न था कि सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने नाजी और उसके साजिशी सालारों को खफिया तरीके से मार डाला और रात की तारीकी में गुमनाम कब्रों में दफन कर दिया था। और सलीबी सरबराहों और बादशाहों के वहम व गुमान में भी यह बात नहीं आ सकती थी कि जिस खत पर उन्होंने बीड़ा रवाना किया था वो खत नाजी का ही था, मगर हमले की तारीख सुल्तान अय्यूबी ने तब्दील करके भी थी। जासूसों को ऐसी मालूमात कहीं से भी नहीं मिल सकती थी। ये कॉन्फ्रेंस किसी नतीजे पर न पहुंच सकी। इमलर्क के मनहा से बात नहीं निकलती थी। वो शकस्त खुर्दा था, गुस्से में भी था और थका हुआ भी था। कॉन्फ्रेंस अगले रोज के लिए मुलतवी कर दी गई थी। रात के वक्त ये तमाम सरबराह शिकस्त का गम शराब में डूबू रहे थे। एक आदमी इस महफिल में आया, उसे सिर्फ रेमा। इसके बाद वो फरार और शादी का प्रोग्राम बनाने लगे। लड़की ने उसे कहा, मैं तुम पर जोर नहीं देती, अच्छी तरह सोच लो। मैं सिर्फ जानना चाहती हूं कि मेरे दिल में तुम्हारी जो मोहब्बत पैदा है हो गई है, इतनी तुम्हारे दिल में भी पैदा हुई है या नहीं। अगर तुम मुझे कबूल करने पर आमादा हो तो सोच लो और कोशिश करके काहिरा तक हमारा सफर लंबा हो जाए। हम एक बार वहां पहुंच होंगे, गए तो फिर तुम मेरी बू भी नहीं सूंघ सकोगे। लड़की का मकसद सिर्फ इतना सा था कि सफर लंबा हो जाए और 3 दिनों की बजाय 6 दिन रास्ते में ही गुजर जाएं। इसकी वजह यह थी कि राबन और उसके साथी फिरार की तरकीबें सोच रहे थे। वो इस कोशिश में थे कि रात को सोए हुए मुहाफिजों के हथियार उठाकर इन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर इन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर इन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जाए, जो नामुमकिन सा काम था, या उनके हथियार उठाकर उन्हें कत्ल किया जिस आइए घोड़े चराकर भाग जाएं। अभी तो पहला ही पड़ाव था। उनकी जरूरत यही थी कि सफर लंबा हो जाए ताकि इत्मीनान से सोच सकें और अमल कर सकें। इस मकसद के लिए उन्होंने उस लड़की को इस्तेमाल किया। वो मुहाफिजों के कमांडर को कब्जे में ले ले। लड़की ने पहली मुलाकात में ही ये मकसद हासिल कर लिया और मिस्री को मुना मांगी कीमत दे दी। मिस्री कोई बड़ा रुतबे वाला आदमी नहीं था, मामूली सा अहदेदार था। उसने कभी ख्वाब में भी इतनी हुसैन लड़की नहीं देखी थी। कहाँ एक जीती जागती लड़की जो उसके तस्वीरों से भी ज्यादा खूबसूरत थी, इसकी लोंडी बन गई थी। उस ज़र्ब ने सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के उस फतह का सहरा सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के इंटेलिजेंस के सर बांधा है। रकासा ज़कुई का जिक्र इस दौर के एक मुराकशी वक़ाए नुगार सदल सदी ने किया है और अली बिन सफियान का तारुफ भी उसी वक़ाए नुगार की तहरीर से हवा है। ये एक इब्तिदा है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी की जिंदगी अब पहले से भी ज्यादा खतरों में गिर रही है। सलीबियों के बहरी बीड़े और अफवाज को बहरहा रूम में गरक करके सलाहुद्दीन अय्यूबी अभी मिस्र के साहिली इलाके में ही मौजूद था। 7 दिन गुजर गए थे। सलीबियों से तावान वसूल किया जा चुका था, मगर बहरहा रूम अभी तक बचे कुछ बहरी जहाजों को, किश्तियों को निगल और इंसानों को अगल रहा था। सलीबी मिलाह और सिपाह जलते जहाजों से समंदर में कूद गए थे। दूर समंदर के वसत में 7 रोज बाद भी चंद एक जहाजों के बादबान फड़फड़ाते नजर आते थे। इनमें कोई इंसान नहीं था। फटे हुए बादबानों ने जहाजों को समंदर के रहमो करम पर छोड़ दिया था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने उनकी तलाशी के लिए किश्तियां रवाना कर दी थी और हदायत दी थी कि अगर कोई जहाज या किश्ती काम की हो
तो वो रसों से घसीट लाएं, और जो इस काबिल न हों उनमें से सामान और काम की देगर चीजें निकाल लाएं। किश्तियां चली गई थीं और जहाजों से सामान लाया जा रहा था। उनमें ज्यादातर असलहा और खाने पीने का सामान था या लाशें। समंदर में लाशों का ये आलम था कि लाशें उठ उठ कर साहिल पर पहुंच रही थीं। इनमें कुछ तो जली हुई थीं और कुछ मछलियों की खाई हुई। बहुत सी ऐसी थीं जिनमें तेर पेवस्त थे। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने सलीबियों के तैरों, नेज़ों, तलवारों और दीगर असलहा का मायना बड़ी गौर से किया था और उन्हें अपने असलहा के साथ रखकर मजबूती और मार का मुकाबला किया था। जिंदा लोग भी तख्तों और टूटी हुई कश्तियों पर तीरते अभी समंदर से बाहर आ रहे थे। इन भूखे, प्यासे, थके और हारे हुए लोगों को लहर में जहां कहीं साहिल पर ला फेंकती थीं, वो हैं निढाल होकर गिर पड़ते और मुसलमान उन्हें पकड़ लाते थे। साहिल की मेलों लंबाई में यही आलम था। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने अपनी सिपाह को मिस्र के सारे साहिल पर फैला दिया था और इंतजाम किया था कि जहां भी कोई कैदी समंदर से निकले, इसे वहीं खशक कपड़े और खुराक दी जाए और जो जख्मी हों उनकी मरहम पट्टी भी वहीं की जाए। इस एहतमाम के बाद कैदियों को एक जगह जमा किया जा रहा था। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े पर सवार साहली इलाके में घूम फिर रहा था। वो अपने खीमे से कोई 2 मील दूर निकल गया था। आगे चट्टानी इलाका आ गया। चट्टानों की एक समत और अकब में सहरा था। ये सिर सब्ज सहरा था जहां खजूर के अलावा दूसरी अकसाम के सहराई दरख्त और झाड़ियां थीं। सलाहुद्दीन अय्यूबी घोड़े से उतरा और पैदल